नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार की लेंस से खबरों को परखने का समय आ चुका है, क्योंकि जितनी चीजें हमारे चारों तरफ हैं उसमें 1 लाख के आंकड़े को पार करना, उसमें इलाज के लिए कोई नई चीज होना, आपको हम एक एक करके आज विस्तार से सारी चीजें भी बताएंगे। क्योंकि पहले खबरदार के हिसाब से यह समझना है कि अच्छी खबर कौन सी, चिंताजनक खबर कौन सी। पहले चिंताजनक खबर, भारत में कोरोना के मामले 1,06,750 के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। एक दिन में 5,611 मामले सामने आए हैं। ऐसे हालात में आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मुंबई शहर भारत का न्यूयॉर्क बनने वाला है? क्या भारत की आर्थिक राजधानी कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बनने की तरफ दौड़ रही है? मुंबई में 22,700 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई और न्यूयॉर्क को कोरोना के तराजू में अगल बगल रखकर देखने का दिन है। इसके साथ ही हम 5 पैमानों पर भारत का संपूर्ण कोरोना टेस्ट करेंगे। आज आपको यह पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका देश कोरोना से कैसे लड़ रहा है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि आईआईटी दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा पर शोध किया है। इसमें पता चला है कि अश्वगंधा में एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो शरीर में कोरोना फैलने से रोक सकता है। इसके साथ ही मधुमक्खी के छत्ते से एक ऐसा केमिकल मिला है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकता है। इस रिसर्च पर हमने आपके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक चिंताजनक खबर यह है कि नेपाल के कैबिनेट ने भारत के साथ विवादित हिस्से को अपने नए मैप में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। नेपाल के नए राजनीतिक मैप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुयाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है, जबकि भारत हमेशा से इसे अपनी सीमा का हिस्सा मानता आया है। इसके पीछे चीन की चाल हो सकती है। यह पूरी खबर हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। महातूफान अम्फन की तूफानी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लाखों लोगों पर पड़ा है। और आपके काम की एक खबर यह भी है कि भारत में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन यह काम धीरे धीरे होगा। सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को इसकी तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। यात्रियों के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। खबरदार में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं, वो कि एक अकेला शहर कोरोना के मामलों में इतना आगे क्यों अभी नजर आ रहा है? क्या मुंबई हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क साबित होने वाला है? क्योंकि सिर्फ मुंबई को अगर हम देख लें तो 22,700 केस यहां से आ रहे हैं और हम समूचे महाराष्ट्र की बात भी नहीं कर रहे हैं। देश के बाकी हिस्से बिल्कुल उस पैमाने पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। मुंबई में 22,700 से ज्यादा मामले, 800 से ज्यादा मौतें। भारत के कुल मामलों में मुंबई का शेयर 21% है। 21% मामले अकेले एक शहर से, यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज हम मुंबई और न्यूयॉर्क को अगल बगल रखेंगे और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच में यह सही है कि मुंबई न्यूयॉर्क की ही राह पर चल रहा है। चिंता की बात यह भी है कि मुंबई में कोरोना के मामले बेकाबू हो चुके हैं, इसलिए जहां पूरे देश में पाबंदियां थोड़ी बहुत ढील दी जा रही हैं उनमें, वहीं मुंबई में जो उद्धव सरकार है वो किसी भी तरीके से नहीं चाह रही कि अभी मुंबई को थोड़ी सी भी राहत की किश्त दी जाए। हजारों किलोमीटर की दूरी, फिर भी बहुत हद तक मिजाज एक, अंदाज एक। न्यूयॉर्क और मुंबई जो आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी का रसूख रखते रहे हों, ऊंची ऊंची इमारतें, फर्राटे से भागती जिंदगियों वाले शहर प्रवासियों के ठिकाने हो जहां असीमित अमीर और गरीब से गरीब रहते हों। और आज 12,530 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये दोनों शहर कोरोना वायरस की तबाही झेल रहे हैं। कोरोना की परेशानियां दोनों शहरों की कहानियां बन गई। दोनों अपने अपने देशों में कोरोना की सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर हैं। Hospitalizations are down, so that's good news. Not down a lot, but down. I'll take it. Net change is down. Net change in intubations is down. The number of new cases per day is down by 1. Not great, but I'll take it. It's going in the right direction.
पिछली जनगणनाओं के मुताबिक मुंबई में न्यूयॉर्क की 1.5 गुना आबादी है। हालांकि मुंबई का क्षेत्रफल न्यूयॉर्क का लगभग आधा है। बहरहाल दोनों शहरों में घनी आबादी है। न्यूयॉर्क में 1 वर्ग किलोमीटर में 10,000 लोग रहते हैं, जबकि मुंबई में 32,000 से ज्यादा। ऐसे में मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग और भी मुश्किल है। If you don't do lockdown, the virus spreads exponentially. I gave you a number that's a shocking number: 40 days with full contact, and you get some number multiplied by 10 to the power of 17. More than the world's population by 100. हालांकि 3.5 लाख से अधिक पॉजिटिव केसेस और 28,000 से अधिक मौतों की वजह से न्यूयॉर्क की तस्वीर बद से बदतर है। जबकि मुंबई में अभी 22,000 से ज्यादा केस हैं और मौतों का आंकड़ा 800 है। जब न्यूयॉर्क में केस बढ़े तो वहां अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और पीपीई किट्स को लेकर अफरा तफरी मच गई। आज मुंबई में भी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, उपकरण, स्टाफ और बेड की कमी होने लगी है। बेड पे 3 पेशेंट, और जैसे बेड पे जब पेशेंट मरता है उनको भी इन लोग जल्दी से फटक से लेके नहीं जाते। नॉर्मल पेशेंट के पास 4-4, 10-10 घंटा उधर बॉडी रखते। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों शहर कोरोना चक्र के अलग अलग चरणों में हैं। लग रहा है कि न्यूयॉर्क ने कोरोना का सबसे खराब दौर देख लिया है, जबकि मुंबई में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, जो न्यूयॉर्क के हश्र की ओर बढ़ते मुंबई की आशंका को खड़ा कर रहा है। जहां न्यूयॉर्क अब धीरे धीरे पाबंदियों में ढील देने लगा है, मुंबई में कम से कम मई तक कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। आज तक ब्यूरो। तो क्या सिर्फ मुंबई को चिंता करने की आवश्यकता है? देश के बाकी शहर, बाकी जिले, बाकी राज्य किस स्थिति में है आज? ये आंकड़ों के हिसाब से हम आपको एक एक करके समझाते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये कौन से जिले हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे जिले भी आज हैं जहां पर ऐसे मामले दिख नहीं रहे हैं? तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि लगभग 37 ऐसे जिले हैं भारत में जहां पर 200 से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि 220 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एक भी नहीं है। दिल्ली में 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, यानी दिल्ली के कुल जिले 11 ही हैं और सब में 200 एक्टिव केस से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में 9 ऐसे हैं, गुजरात में 3 हैं, राजस्थान में 3, तमिलनाडु, बंगाल दोनों में 3-3, मध्य प्रदेश में 2, उड़ीसा में 1, तेलंगाना में 1 और उत्तर प्रदेश में 1। अब ये अगला पैरामीटर समझिए जिसके हिसाब से हम कोरोना को आंक रहे हैं। यहां पर डबलिंग रेट कैसा हो। 6 भारतीय स्टेट हैं जहां पर डबलिंग रेट जो है, जो क्रिटिकल लेवल जिसे माना जाता है, कितने दिन में आप डबल हो रहे हैं कोरोना के मामले, उस क्रिटिकल लेवल को पार कर रहा है। कर्नाटक जहां पर 5.42 दिन में डबल हो रहे हैं मामले, जो राष्ट्रीय औसत है हमारा वो 7 दिन है। उड़ीसा में 6.04 दिन, असम में 8.23, बिहार में 9.6 दिन, और बाकी जो आप राज्य आगे देखेंगे जैसे महाराष्ट्र 12 दिन से कुछ ऊपर, तमिलनाडु 12.99 दिन, फिर दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनकी बारी आती है। अब तीसरा पैरामीटर देखिए कि केस में मतलब जो मृत्यु दर है उस हिसाब से उसे समझिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिकतर ऐसे जिले पड़ जाते हैं जहां पर हाई फेटिलिटी रेट है, वहां पर मृत्यु दर ज्यादा है। 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी 12, गुजरात में 7, महाराष्ट्र में 6, पश्चिम बंगाल में 6, कर्नाटक में 5 ऐसी स्थिति है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार में 2-2 और उसके बाद असम, झारखंड, मेघालय, पंजाब में 1-1। अब चौथा पैरामीटर देखिए कि टेस्टिंग कितनी चल रही है। बिहार, मिजोरम, तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं, यहां पर जो टेस्टिंग का स्तर है वो बहुत नीचे अभी चल रहा है। और पूरे नक्शे से आपको यह समझ भी आएगा कि किस तरीके से बिहार हुआ, मिजोरम हुआ, तेलंगाना हुआ। तुलना में आप दिल्ली जैसे राज्य देख लीजिए जहां पर 705 का आंकड़ा दिख रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में आप 39 का ही आंकड़ा देख रहे हैं।
अब पांचवा पैरामीटर देखिए, पांचवा जो पैमाना है वो सैंपल पॉजिटिविटी रेट, यानी कितने सैंपल लिए जाते हैं और उसमें से कितने पॉजिटिव निकल रहे हैं, प्रति 100 में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में 7.2 आपको दिखेगा, गुजरात में 7.89, तेलंगाना में 7.89, महाराष्ट्र में 11.7 और मध्य प्रदेश में 4.86। अब कोविड-19 का नियंत्रण टेस्टिंग से कैसे जुड़ा हुआ है यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ये भी दिखाते हैं कि यहां टेस्टिंग में पॉजिटिव सैंपल का प्रतिशत ज्यादा है। प्रति 10 लाख लोगों पर केस की संख्या हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अब राज्यों में कोरोना वायरस टेस्टिंग में विसंगतियां भी सामने आ रही हैं। अब 3 राज्य देखें तो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो इनमें रोजाना होने वाले टेस्ट और नए केस का विश्लेषण दिखाता है कि टेस्टिंग में कितनी अनियमितता है, जबकि कोविड-19 का बढ़ना लगातार जारी है। नए केस देखिए और नए टेस्ट देखिए, और उसी में आपको जो असमानता, जो फर्क नजर आ जाएगा बीच में, जिसे हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया, उसी से समझ में आ जाता है कि क्या विसंगति है ये और किस तरीके से हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ना होगा। तो इन सारे पैमानों को ध्यान में रखना होगा। केस बढ़ रहे हैं, वहां पर टेस्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसे देखकर आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जवाब होना चाहिए इन सभी राज्य सरकारों के सामने, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ये आंकड़े वो दर्शा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ है कोरोना से हमारी लड़ाई, जिसमें अलग अलग जगह रिसर्च चल रही है, अलग अलग अनुसंधान, अलग अलग नए नतीजे, और उसमें से कुछ खुशखबरियां भी सामने आती हैं। जैसे IIT दिल्ली में जिस तरीके से लगातार शुरुआत से वहां पर रिसर्च चलती रही, जिसकी वजह से कम कीमत वाले टेस्टिंग किट्स हमें देखने के लिए मिले, एक से ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाले PPE किट्स जैसी चीजें। लेकिन अभी अश्वगंधा को लेकर एक रिसर्च वहां पर किया गया है और यह भी बताया गया कि किस तरीके से आयुर्वेद की अलग अलग औषधियों पर रिसर्च IIT के एजेंडा में शामिल रहा है। लेकिन अब कोरोना के समय में जब जापान की एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर IIT ने रिसर्च किया, तो पता चला कि अश्वगंधा के भीतर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी क्वालिटी है जो कोरोना के खिलाफ इंसानी शरीर को लड़ने में मदद कर सकती है। पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से कोरोना को खत्म करने वाली या उससे बचाने वाली दवा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी दिशा में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक शोध किया है और ये शोध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा पर हुआ है। एक शोध के मुताबिक भारत में औषधीय गुणों की खान कही जाने वाली अश्वगंधा कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक बहुत असरदार दवा बन सकती है। अश्वगंधा के एक केमिकल कंपाउंड विथानोन में एक क्षमता है कि वो कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन यानी वायरस की अपनी डुप्लीकेट बनाने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके साथ ही मधुमक्खी के छत्ते के अंदर भी एक केमिकल कंपाउंड CAPE का पता लगा है जो इंसान के शरीर में कोरोना वायरस की गतिविधि पर लगाम लगा सकता है। अश्वगंधा में क्या ऐसा मिला है जिसको लेकर हम इतना उत्साहित हों कोरोना के इलाज को लेकर? Ashwagandha is a very well-known kind of an agent in India. In Ayurveda, people have been using that, but nobody has tried it for the viral, for the COVID. So now these people have started doing those tests specifically, and now they have found that it's also very effective, for the COVID immunity and COVID treatment. फिलहाल इस स्टडी की समीक्षा हो रही है और जल्द ही इसे प्रकाशित किया जा सकता है। दूसरी तरफ CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले से ही कुछ ऐसे आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें आराम दे सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में जो 4 औषधियां हैं उनमें से एक अश्वगंधा भी है। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है।
ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। आयुर्वेद में अश्वगंधा का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कम करता है और इसमें कैंसर को रोकने वाली क्षमताएं हो सकती हैं। ये तनाव और चिंता को कम करता है। ये डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है। इससे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है और अश्वगंधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम करता है। अश्वगंध है उसका आप ये देखेंगे कि इसका शरीर के अंदर, जॉइंट्स के अंदर दर्दों में भी होती है, इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और नागौरी अश्वगंध जो कि राजस्थान में पाई जाती है वो बहुत मशहूर है और इस पे सब वैद्य समाज, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में भी इसका बहुत फायदा देखा गया है। इस समय कोरोना मरीजों के अलग अलग लक्षण उसकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियां एक नई दिशा दिखा सकती हैं। जब से कोरोना की ये महामारी आई है, तब से आईआईटी लगातार बढ़ चढ़कर इस बीमारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है। टेस्ट किट्स हो गए, पीपीई हो गई, इन सारी चीजों के साथ अब दवाओं के क्षेत्र में विस्तार लेते हुए अश्वगंधा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें जापान की भी एक संस्था के साथ इनकी साझेदारी है। देखना है क्या उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोरोना की दवाई जल्द हमारे बीच आ सकती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और अब भारत के पड़ोसियों की बात करते हैं और फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम पाकिस्तान की नहीं, नेपाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल चीन के बहकावे में आ रहा है। चीन की सोच हमेशा विस्तारवादी रही है कि अपनी सीमाओं को थोड़ा सा बढ़ाकर दिखा दें। तो अब नेपाल की जो संसद है, ये खबर आ रही है कि वो कुछ ऐसे क्षेत्रों को विवादित मानकर उन्हें नेपाल के नक्शे में दिखाना चाह रहा है जो कि दरअसल भारत का हिस्सा है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के हिस्से शामिल हैं। इसके पीछे जो मंशा है, इसके पीछे जो चीन की चाल है, वो साफ साफ नजर आ रही है। और मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने एक बहुत आसान भाषा में इस पूरे विषय को आपको समझाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल से एक अपील भी की है और कहा है कि वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करे। नेपाल से अनुरोध है कि इस तरह का अन्यायपूर्ण नक्शा दिखाने से बचे, भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करे। नवंबर 2014, काठमांडू की सड़कों पर मोदी मोदी की गूंज। लेकिन मई 2020, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐसे दो बयान दिए कि भारत हैरान रह गया। ओली ने नेपाल में कोविड-19 के केस बढ़ने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी घटाने वाले लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया तो उसके 15 दिनों के भीतर नेपाल ने अपना एक राजनीतिक नक्शा निकाल दिया और लिपुलेख को अपना इलाका कह दिया। ये विवाद लगभग 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर है। सदियों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाते थे। 2015 में भारत और चीन ने इसे व्यापार के लिए एक नया रास्ता भी माना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रे पर बने एक नए मार्ग का उद्घाटन भी किया। नेपाल ने इसका थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने संकेत देकर कहा कि संभवतः नेपाल ऐसा किसी विदेशी ताकत के दबाव में कर रहा है। क्या वो ताकत चीन है? नेपाल ने नवंबर 2019 में भी तब ऐतराज जताया था जब भारत ने अपना नक्शा जारी किया था और कालापानी, लिम्पियाधुरी और लिपुलेख भारतीय इलाके के तौर पर दिखाए गए थे। लिपुलेख तक की सड़क को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दर्शकों की मांग का पूरा होना बताया था। नेपाल के विरोध के बीच भारत ने साफ कहा है कि सड़क भारतीय सीमा में ही बनी।
नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि वहां चरम राष्ट्रवादी राजनीति चल रही है और हो सकता है कि चीन के इशारे पर नेपाल भारत विरोधी रुख अपना रहा है। भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे तक ने यही बात संकेतों में कही थी। ये जो नेपाल के द्वारा जो ये नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके के किसी भी प्रयास से नेपाल को बचना चाहिए, क्योंकि ये जो संबंध हैं ये बेहद गहरे हैं और इन संबंधों को क्षति पहुंचा करके दोनों देशों का ही भला नहीं हो सकता। नेपाल को ये मुगलता भी नहीं रहना चाहिए कि चाइना उसकी मदद कर सकता है। नेपाल को मेरे विचार से चाइना के वास्तविक चरित्र को समझते हुए चाइना के साथ एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ताकि वो चाइना के किसी जाल में न फंसे। भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर लंबी खुली सरहद है और लोगों के बीच सीधे संबंध है, लेकिन नेपाल की राजनीति ने भारत विरोधी माहौल तैयार कर दिया है। वाकई ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद चीन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि 1962 से ये इलाके हमारे पास रहे हैं और कभी भी नेपाल ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाई है और दोनों देशों के बीच में ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और आज भी ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री की रुख चीन की तरफ हो, उसके बावजूद भी जिस तरह के हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, मुझे कोई शक नहीं ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। नेपाल में इस समय सत्ता के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, तो दूसरी तरफ है दो पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और माधव नेपाल। कहा तो नेपाल में यहां तक जा रहा है कि चीन के राजदूत ने तीनों के बीच मध्यस्थता कराई और यही भारत के लिए खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। नेपाल में चीन का बढ़ता वर्चस्व। गीता मोहन और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे उस समय मैं भी उस कवरेज के लिए वहां पर थी और मुझे अभी भी याद है कि वहां के लोग बड़े नाराज थे कि प्रधानमंत्री ने नेपाल को उतने पैसे नहीं दिए। मैंने उनसे पूछा कि वो तो प्रधानमंत्री हमारे हैं, आपके कैसे हो गए? उन्होंने कहा जिम्मेदारी तो हमारी भी उनके ऊपर ही है। यानी नेपाल के लोग कुछ इस तरीके से हिंदुस्तान के बारे में समझते हैं और वहां की सरकार चीन के बहकावे में आकर कुछ इस तरह के काम करने में जुटी हुई है। बहरहाल अब हम अम्फान तूफान की बात करते हैं और उस तूफान से तबाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक तूफानी रिपोर्टिंग दिखाते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता उस तूफान की भी कवरेज कर रहे हैं। किस रफ्तार से इसकी हवाएं चली हैं और उसके बाद जो तबाही के निशान, चाहे हम बंगाल के दीघा की बात कर लें या फिर उड़ीसा की अलग अलग जगहों की बात कर लें, वहां पर वाकई ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला रही हैं। हम आपको विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अपने साथ हाहाकार की सनसनाहट समेटे हुए। तूफान की लैंडिंग पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच हुई है। चक्रवाती तूफान ने कुछ ही घंटों में तबाही इस कदर मचाई है कि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पानी भर गया है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगले कुछ घंटे और कितने ज्यादा मुश्किलों से भरे होंगे। साथ ही साथ तबाही का मंजर ऐसा है कि इसका नुकसान कई दिनों तक भरपाई करेगा बंगाल और उड़ीसा। अम्फान की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों खासकर भद्रक और बालासोर में भारी तबाही हुई। 20 मई की शाम 4:30 बजे के आसपास अम्फान ने सुंदरबन के तट को पार किया था और उसकी रफ्तार में पेड़ गिरने लगे थे। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा है। तूफान के प्रवाह में बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर
और जगत सिंहपुर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में भी तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे, ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबंस के पास अतिक्रमण कर रहा है। अम्फान भारत में सदी का सबसे बड़ा तूफान है, इसलिए राज्यों से लेकर केंद्र तक को कमर कसनी पड़ी है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और बंगाल में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज ने, उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच गए हैं तो बंगाल के हावड़ा में ट्रेनों को भी जंजीरों से बांध दिया गया है। बंगाल से लेकर ओडिशा तक एसएमएस के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा गया है। कोस्ट गार्ड समुद्री इलाकों की गश्त लगा रहे हैं। एक विशेष जरूरी घोषणा, अम्फान तूफान, अम्फान बहुमुखी तूफान। इधर तो हम 45 साल से रहता है, इसी से लिए बहुत बार काफ़ी जो ऐसा भी समुद्र का बान होता है, थोड़ा झड़ वृष्टि भी होता है। इसके लिए हम लोग इतना डर नहीं हुआ इस साल में जो हुआ। आज जो समुंदर का जो ये है, ये जिंदगी में मैं तो 17 साल हो गया दीघा में, लेकिन आज तक नहीं देखा। ये जो इसका जो रूप है, ये कभी नहीं देखा हम लोग। ये तूफान ऐसे समय में टकराया है जब कोरोना का संकट है, इसीलिए इसकी चुनौती और बड़ी है। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सूफिया, बालासोर, आज तक। तो एक प्राकृतिक तूफान के बाद हम आपको अब जरा राजनीतिक तूफान की तस्वीरें दिखा देते हैं जो गुजरात से हमारे सामने आ रही हैं। गुजरात में एक देसी वेंटिलेटर जिसका नाम है धमण-1, उसको लेकर खूब सियासत चल रही है। दरअसल गुजरात सरकार उसकी तारीफ करते नहीं अघा रही और कांग्रेस का कहना है कि इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किया गया तो यह मरीजों की जान को खतरे में डालने के बराबर होगा। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके अपने दोस्त की कंपनी की तरफ से इसे बनाया जा रहा है, इसीलिए इसे लेकर इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको विस्तार से सब कुछ समझ आ जाएगा। ये है वो देसी वेंटिलेटर जिनका गुजरात सरकार ने जोर शोर से प्रसार किया था। धमण-1 नाम के इन वेंटिलेटर को राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया था। करीब महीने भर पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये देसी वेंटिलेटर वरदान है, मगर अब इन वेंटिलेटर पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना है कि इन वेंटिलेटर को अपग्रेड किया जाएगा। એમાં અમારા જે ડોક્ટરો ખાસ કરીને હતા એના જે સૂચનો હતા એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે, એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। मगर कांग्रेस को मौका मिल गया है। वो आरोप लगा रही है कि देसी वेंटिलेटर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली गुजरात सरकार भ्रम में डाल रही है। ये देसी वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। लेकिन जब 15 मई को सिविल के सुपरिटेंडेंट ने, सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने सरकार को कागज लिखा कि ये दमन जो आपने भेजा है वो कोविड-19 के दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो तब जाके हमने एक जवाब जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे ये मुद्दा हाईलाइट किया है और सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस के आरोपों पर गुजरात सरकार की ओर से जवाब दिया गया। माना जा रहा है कि ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से फेल है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हम कह चुके हैं अभी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो लाइसेंस की बात की गई है, किसी भी वेंटिलेटर को ऐसे लाइसेंस की जरूरत का अभी फिलहाल गवर्नमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार भी ये मानती है कि मौजूदा देसी वेंटिलेटर धमण-1 में अपग्रेडेशन की जरूरत है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से फेल है।
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अब तक 350 जितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस ये कह रहा है कि जो मौत हुई है उसमें गुजरात सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये आंकड़े दिखाने चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर ये धमन जो है वेंटिलेटर उसका इस्तेमाल किया गया और उनकी मौत हुई। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर दोनों पक्षों की राजनीति अकेले डोनाल्ड ट्रंप ही कर लेते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना से इतना अधिक संक्रमण जो हो रहा है वो सम्मान की बात है। अब उनका लॉजिक भी आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह क्यों रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका जोर टेस्टिंग पर था। उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं कि हम संक्रमण के मामलों में आगे हैं तो मैं ऐसे बुरा नहीं मानता। इसका मतलब है कि हमने दूसरों से ज्यादा टेस्टिंग की है, हमारी टेस्टिंग बेहतर है। मैं इसे एक सम्मान के तमगे के तौर पर देखता हूं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब तक 15,28,000 से भी ज्यादा मामले आए हैं और 91,000 से अधिक मौतें हुई हैं। अमेरिका में विपक्ष ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि इतने ज्यादा केस मिलना पूरी तरह से लीडरशिप की नाकामी है। इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। If you're testing 14 million people, you're going to find many more cases. Many of these people aren't very sick, but they still go down as a case. So actually the number of cases, and we're also a much bigger country than most. So when we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing. I look at that as, in a certain respect, as being a good thing because it means our testing is much better. I view it as a badge of honor. Really, it's a badge of honor. It's a great tribute to the testing and all of the work that a lot of professionals have done. टेस्टिंग तो हुई है, लेकिन ये तर्क बेतुका सा लगता है। अमेरिका में अभी तक 1,20,00,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है, ये सीडीसी का आंकड़ा है। और अगर हम कुल मिलाकर अमेरिका के हर रोज का रिकॉर्ड देखें तो हम देखेंगे कि 2 से 3 लाख लोगों को वहां पर रोजाना टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके अनुपात में भी जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर संक्रमण के, उससे पूरा विश्व हैरान है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।